हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डीडी सिंह है और आज के सेशन में मैं सबसे पहले आपको एक सी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना सिखाऊंगा, क्योंकि अल्टीमेटली जब भी कभी आप सी के अंदर कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे, जो प्रोग्राम आप बनाएंगे उसे फिर आपको टेस्ट करना होता है, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, क्या ये सही है या नहीं है। तो उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, बट मेरे यहां पर वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा, इसीलिए सबसे पहले उसे अनइंस्टॉल करते हैं। और उसे अनइंस्टॉल करने के लिए उसे क्या करने के लिए बेटा, उसे अनइंस्टॉल करने के लिए आपको कंट्रोल पैनल पे जाना पड़ेगा। हाउ वी ओपन दी कंट्रोल पैनल? देखिए, आपके यहां तो ये इंस्टॉल नहीं होगा, मैं ऐसा एज्यूम करता हूं, बट अगर पहले से पड़ा होगा तो वो कंट्रोल पैनल में होगा। और यहां पर एक ऑप्शन आपको चूज करना होता है विच इज नोन एज द प्रोग्राम एंड फीचर्स। और यहां पर वो टर्बो कंपनी की आईडी है, तो मैंने टी प्रेस किया और ये वाली चीज यहां पर आ रही है, देख रहे हैं आप, टर्बो C++ 3.2। देन अनइंस्टॉल इट। और आपने इसे क्या करा दिया बेटा, अनइंस्टॉल करा दिया है। आपने कहां पर क्लिक किया बेटा? यस पर। और देखिए वो रिमूव हो गया, राइट। सी ड्राइव के अंदर भी आप एक बार देख सकते हैं, ये टर्बो C3 का जो फोल्डर पड़ा हुआ है, आप चाहें तो इसे मैनुअली डिलीट कर दें, राइट। सारी चीजें हमारी साफ हो चुकी हैं। ये मैं एक सिंपल सी अप्रोच बता रहा हूं कि हमने रिसाइकिल बिन के सिर पर राइट क्लिक किया और वहां से उसे डिलीट कर दिया है। इतना अगर आपको समझ में आया है, अगर आपको इतना समझ में आया, तो इससे आगे की चीजें मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं, उसे आप समझिए। सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, तो ये सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा इजीली। ये सॉफ्टवेयर आपके पास होगा, आप सिंपल डाउनलोड करके भी आप इसे ढूंढ सकते हैं, या फिर मैं इसे वेबसाइट वगैरह पे अपलोड करा दूंगा, देन यू वुड फाइंड आउट फ्रॉम देयर आल्सो। मैंने इस पे सिंपल डबल क्लिक किया। अब यहां पर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। अगेन मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया। देखिए सी के अंदर टर्बो C3 नाम का फोल्डर बन रहा है और ये टर्बो C++ है, यानी कि C++ बनी किस में से थी? सी में से थी। तो अगर ये आईडी जो है, अगर वो C++ के लिए है, तो इसमें सी के भी प्रोग्राम चल जाएंगे। इसमें किसके प्रोग्राम चल जाएंगे? सी के। देन आई हैव क्लिक्ड ऑन द इंस्टॉल्ड बटन। फिर मैंने यस पर क्लिक किया। कोई एरर दे रहा है, उस चीज को छोड़ देते हैं, इग्नोर कर दिया है मैंने। so many errors it is showing. Let me again check. चलिए ऐसा करते, अभी मैं दूसरा कोई सॉफ्टवेयर आपको बता देता हूं। ये कोड ब्लॉक है मेरे पास, सिंपल डबल क्लिक। आईडी तो कोई भी हो सकती है। यस पर क्लिक किया। नेक्स्ट। लेट मी चेक दैट, हो सकता है ओएस ओएस का कोई लफड़ा हो। नेक्स्ट। देखिए सी प्रोग्राम फाइल्स कोड ब्लॉक्स, देन क्लिक ऑन द इंस्टॉल। मेरे यहाँ ऑलरेडी था, तो मैंने उसे ओवरराइट कर दिया है सिंपल। इसकी लाइब्रेरी में कोई ना कोई इश्यू होगा। नेक्स्ट पर आए। नेक्स्ट। और ये इंस्टॉल हो गया, राइट। यहीं से चीजें स्टार्ट होंगी। देखो इसका एक शॉर्टकट भी बनकर आ गया। आईडी डिफरेंट है, प्रोग्राम वुड रिमेन सेम, राइट।
अब यहाँ पर एक चीज बताऊंगा, बट एक वन टाइम एक्टिविटी होती है। ये दूसरा सॉफ्टवेयर था बेटा, टर्बो के अलावा ये दूसरा सॉफ्टवेयर लिया जो कोड ब्लॉक की आईडी है। आप चाहें तो ये वेलकम पेज यहां से हटा सकते हैं, जस्ट रिमूव दिस लाइक वेलकम पेज। सेटिंग पे जाओ, ये वन टाइम एक्टिविटी आपको मैं बता रहा हूं। कंपाइलर पर क्लिक करना, कंपाइलर पर, और बस यहां पर आपको क्या करना, रीसेट डिफॉल्ट, यस पर क्लिक कर दीजिए, यस पर क्लिक कर दीजिए और ओके, दैट्स इट। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल। अब आपको मैं पहला प्रोग्राम बना के दिखा रहा हूं। अरे कुछ नहीं किया, सिंपल ओके नेक्स्ट नेक्स्ट थैंक यू, यही तो किया है हम लोगों ने। तो मैं फाइल में गया, न्यू पर क्लिक किया। अब चाहो तो यहाँ पे फाइल पर क्लिक कर लो, या फिर एम्प्टी फाइल पर भी क्लिक कर सकते हैं। एम्प्टी फाइल पर क्लिक किया। आप इसे चाहो तो सेव करा दो अभी से। मैं बच्चों के काम नॉर्मली ई ड्राइव में करता हूं। मैं ई ड्राइव में आया, आई एम इन ई ड्राइव। यहां से हम डेमोज में गए, और ये पहला प्रोग्राम आप बना रहे हैं ना, तो मैंने इसका नाम क्या लिख दिया, फर्स्ट। अपने आप वो डॉट सी लगा लेता है, देखिए ये लगा लिया यहाँ पे, विच इज डॉट सी। अब यहाँ पर आप कोई भी एक प्रोग्राम बना लीजिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको फिर आगे चल के बताऊंगा। अभी आपको इसमें ये नहीं सीखना ये क्या है वो क्या है, आप सिंपल ये देख लो कि आंसर क्या आ रहा है। मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज माई फर्स्ट पीआरजी, ये मेरा पहला प्रोग्राम है। उसके बाद फिर मैंने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h void main। हम यहां पर आए और यहां पे सिंपल मैंने लिख दिया printf हेलो माय नेम इज dd, ऐसे करके लिखा, पुट सेमीकोलन। उसके बाद यहां से बिल्ड एंड रन, एक ही बार में, या रन करा दो डायरेक्टली। यस पर क्लिक किया, वो यूं कह रहा है कि भाई जो चीजें आपने बनाई वो सेव की या नहीं की, तुरंत आपका यहाँ पे आउटपुट आ जाता है। क्या लिखा था आपने, देखिए आपके यहाँ पे ब्लैक आएगा। मैंने एक्चुअली कमांड प्रॉम्प्ट का कलर चेंज कर रखा है। देखिए प्रिंटफ में जो भी लिखा वो प्रिंट हो रहा है, हेलो माय नेम इज व्हाट डीडी। यहाँ पर ये एग्जीक्यूशन का टाइम बाइम बता रहा हूं, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो सिंपल आपको एंटर प्रेस करना है। सिंपल आपको क्या प्रेस करना है बेटा, आपको एंटर प्रेस करना है। अब मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं, अभी आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया होगा, तो आपको इसे स्टेप बाय स्टेप बस मुझे आपको बताना है। यहां पर आप आइए, सिंपल मैंने एक प्रोग्राम बनाया विच इज नोन एज व्हाट फर्स्ट डॉट सी। उसके बाद मैंने कहा हाउ टू सेव अ प्रोग्राम, आखिर में इस प्रोग्राम को सेव कैसे करते हैं। तो हम ई ड्राइव के अंदर गए, ई ड्राइव के अंदर, और मैंने इस डेमो डॉट सी को और इस डेमो डॉट सी को मैंने क्या करा दिया, सेव करा दिया। इस डेमो डॉट सी को मैंने क्या करा दिया बेटा, सेव करा दिया। अब इतना कुछ करने के बाद ये कुछ कॉमनली यूज्ड कमांड्स हैं मेरे पास। देयर आर सम कॉमनली यूज्ड कमांड। ये कंपाइल करने की कमांड थी, ये रन करने की कमांड थी ये। बट आप ध्यान रखना, ये टर्बो के केस में जो अभी वो इंस्टॉल नहीं हो पाया, लेट मी चेक, मैं आपके सामने उस पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा था। सिंपल कंपाइल और रन करने के लिए मैंने सिंपल सा एक ये टर्म बताया, आप इस पर क्लिक करिए। यहाँ पर एक टर्म यूज हो रहा है बिल्ड, इसका मतलब मैं आगे आपको जरूर बताऊंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय बिल्ड। तो आज मैं आपको इस प्रोग्राम में से एक एक चीज को पढ़ाना चाहता हूं। आप सबसे पहले इनके नाम सीखें कि एग्जैक्टली इसमें नाम क्या है। सो ये कैसे पता लगेगा वो मैं आपको अभी समझा रहा हूं। उसमें से एक एक लाइन को हम उठाते हुए चलेंगे, आपको इसी से सारी बातें समझ में आती चली जाएंगी। कमेंट्स, जो पहली लाइन थी ना, दिस इज माय फर्स्ट पीआरजी, इससे बेसिकली कमेंट्स कहते हैं। आपको उससे सिंपल उसका प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं होता है। इट इज ओनली फॉर द बेटर रीडेबिलिटी, ये एक अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए होता है। इट इज ओनली फॉर द बेटर रीडेबिलिटी, एक रीडेबिलिटी को ठीक करने के लिए होता है सिंपल। तो सबसे पहले मैंने
एक हेडर फाइल इंक्लूड कराई, दिस इज द मेन मेथड, यह मेरा मेन मेथड है। और हम यहां पर आए और यहां पर क्या लिख दिया, हेलो माय नेम इज, हेलो माय नेम इज व्हाट, डीडी, मेरा नाम क्या है, डीडी है। और जहां से ये चीज शुरू हुई और यहां पर आके ये क्या हो गई है, क्लोज हो गई है। यहां से चीजों को हमने शुरू किया और यहां पर आके हमने क्या करा दिया, उसे क्लोज करा दिया। पहली लाइन का मतलब समझना है ना हमें, तो अभी कमेंट्स आर यूज्ड फॉर बेटर रीडेबिलिटी, इट इज इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर, इनको कंपाइलर से कोई मतलब नहीं। और इट इज कैटेगराइज्ड इन टू कैटेगरी, सिंगल लाइन कमेंट, एक हमारा जो होता है उसे सिंगल लाइन कमेंट जो एक लाइन में आ रहा है, और दूसरा कौन सा होता है, मल्टी लाइन कमेंट। तो दोनों का मीनिंग आपको मेरी समझ में समझना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको सिंगल लाइन कमेंट पढ़ाना चाहूंगा। इसके अंदर ये दो फॉरवर्ड स्लैश लगे होते हैं। सिंगल लाइन कमेंट कैन बी, सिंगल लाइन कमेंट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर। सिंगल लाइन कमेंट जो होता है उसे हम कहीं पर भी लगा सकते हैं। और सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट विद व्हाट, दिस वन। हमेशा ये डबल, ये सिंगल कोट्स तो वैसे ही लगा दिया है, ये चीज है मेनी, दो फॉरवर्ड स्लैश, एनी सिंबल रिटन आफ्टर दिस फॉरवर्ड स्लैश, उसे कंपाइलर क्या कर देता होगा, इग्नोर कर देता है। तो ये सिंगल लाइन कमेंट के बारे में आपको मैंने कुछ पॉइंट्स बताए। अब बात करेंगे मल्टी लाइन कमेंट। अगर आपको लगता है कि यार आपकी चीज तो बहुत बड़ी थी, आपको अगर ये लगता है कि आपको कई सारी लाइंस में इस चीज को लिखना है, तो आप उसके लिए मल्टी लाइन कमेंट का भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपको किसी चीज को बहुत सारी लाइन में लिखना है मान के चलिए, तो उसके लिए हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट होता होगा। पहले नंबर तो इन कमेंट्स को कहीं पर भी लिखिए आप। मल्टी लाइन कमेंट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर। मल्टी लाइन कमेंट स्टार्ट विद व्हाट, स्लैश स्टार, स्लैश स्टार। और यहां पर आके मल्टी लाइन कमेंट्स एंड विद व्हाट, दिस वन, स्लैश स्टार और स्टार स्लैश। अब मैं यहां से कहूंगा आपसे, एनी सिंबल्स, एनी सिंबल रिटन बिटवीन slash star and star slash are ignored by the compiler. Any symbols written between slash star and star slash are ignored by what, compiler. और ये कई सारी लाइन में स्प्लिट हो सकता है। तो जैसे कोई आपसे एग्जाम्पल तो पूछ ही सकता था इसका, तो मैंने पूरा प्रोग्राम ही यहाँ पे लिख दिया। देखो हैश इंक्लूड एसटीडी, अभी इनका मतलब नहीं समझेंगे हम लोग, ये मेन लिख दिया, हेलो प्रिंट करा दी, बस आप इस चीज पे ध्यान दें। आपको तो सिंपल टारगेट पे ध्यान देना है बेटा, कि यहां से चीजों की शुरुआत हुई, दूसरी ये लाइन हुई और तीसरी हमारी ये लाइन। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम दिस प्लेस। और यहां पर आके से हमने क्या करा दिया बेटा, क्लोज करा दिया। तो मल्टी लाइन कमेंट में आपको इसके अंदर बताना चाहता हूं। अब आपको यहां से मैं बताऊंगा हैश इंक्लूड, हैश इंक्लूड। सो आपको हैश इंक्लूड तो ये बेगाना सुनने लग रहा है, ये वाली चीज है। और मैं आपको बता दूं, आज सिंपल आप इसके नाम सीखिए। आज आप सिंपल इसमें नाम सीखिए कि सच नाम क्या है। तो हैश इंक्लूड को क्या कहते हैं, देखिए, देखो मैं यहीं से चीजों को लेके आ रहा हूं यहां पे। तो हैश का नाम होता है बेटा प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव। डायरेक्टिव से पता लग रहा होगा, डायरेक्टिव से आपको ये आइडिया लग रहा होगा कि ये डायरेक्शन के काम आता है। डायरेक्टिव से आपको ये पता लग रहा होगा कि ये किसके काम आता होगा, डायरेक्शन। और इंक्लूड जो है, इंक्लूड विच इज अ प्री प्रोसेसिव कमांड। हैश तो क्या है, हमारा प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव है। और जो इंक्लूड है, इंक्लूड वो क्या है, विच इज अ प्री प्रोसेसिव व्हाट, कमांड। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव की। Pre-processive directive is used to provide the direction, instructions to the compiler before processing. Pre-processive directive is used
to provide the direction, instructions to the compiler before processing. यानी कि इस लाइन को अगर मुझे आपको समझाना, इसका मतलब प्रोसेसिंग से पहले इस हेडर फाइल को इंक्लूड करा देता होगा इस प्रोग्राम के अंदर। मैंने आपसे कहा था ना, लाइब्रेरीज की बहुत रिच है और वो रेडीमेड मिलती है, तो हर प्रोग्राम में 75% जो काम है ना, वो तो हमको रेडीमेड मिलता है। अब ये stdio.h नाम की जो हेडर फाइल है, दिस इज नथिंग, ये एक पहले से बना बनाया सी का प्रोग्राम है, उसको हम इंक्लूड करा रहे हैं सिंपल। इसकी लाइब्रेरी को डायरेक्ट यूज कर पाएंगे। तो देखो कह रहा है ना, वो प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव इज यूज्ड टू प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शंस टू द कंपाइलर बिफोर प्रोसेसिंग। इंक्लूड कमांड इज यूज्ड टू इंक्लूड द हेडर फाइल, और जो इंक्लूड नाम की जो कमांड है उसके बाद हम हेडर फाइल को क्या करा लेते होंगे, इंक्लूड करा लेते हैं। सो ये हेडर फाइल क्या बीमारी है भाई? हेडर फाइल इज लाइक अ लाइब्रेरी, ये रेडीमेड एक लाइब्रेरी है भैया, that has the collection of so many ready-made functions, and we include the header file with the program so that the function from those header file can be what used. अब जैसे मैं आपको अंदर की बात बताऊं, इस printf फंक्शन का काम है कुछ भी आपको स्क्रीन पर प्रिंट कराने के लिए, मतलब with the help of it you can print anything, आप कुछ भी प्रिंट करा सकते, बट ये फंक्शन मेरा तो नहीं, ये फंक्शन हमारे लिए किसने बना के दिया होगा, इस हेडर फाइल के अंदर ये गिवन होगा, इस हेडर फाइल के अंदर ये गिवन होगा। तो हेडर फाइल इज लाइक अ लाइब्रेरी, इसमें सब कुछ रेडीमेड है। सो और मैं आपको एक बात बता दूं, ये एक ही हेडर फाइल नहीं है भैया, ऐसी बहुत सारी हेडर फाइल्स यहां पर होंगी। तो सहूलियत के अनुसार उनके नाम बदल दिए गए हैं, उनके क्या बदल दिए गए, नाम, मतलब अलग अलग बना दी गई। ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनैलिटी, the functions are put in different header files. On the basis of the functionality, the functions are put in different header files. So फंक्शनैलिटी के आधार पर जो फंक्शंस है ना, द फंक्शंस आर पुट इन different हेडर फाइल, और यहां पर ये बताया जा रहा है कि different हेडर फाइल्स प्रोवाइड द ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, ये एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर हमको प्रोवाइड करा देते। मैं तो आपसे यही कहूंगा, जैसे आपके घर में अलग अलग रूम्स होते हैं ना, क्यों होते, सारे लोग रहते तो एक ही घर में, उससे एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर मिलता है। आप सारा डेटा अपने कंप्यूटर में सेव कराते हैं, बट आपने नोटिस किया होगा कि आप अलग अलग फोल्डर्स बनाते हो। आपने यह नोटिस किया है कि आप हमेशा क्या बनाते हैं, अलग अलग फोल्डर्स बनाते हैं। आपने कोई अलमारी देखी होगी, उसमें आपने नोटिस किया होगा हमेशा अलग अलग सेक्शंस बनते हैं, हमेशा अलग अलग क्या बनते होंगे, सेक्शंस। तो ये कुछ कहानियां आपके टीचर ने इसमें आपको समझाने की कोशिश की है। अब मैं आपको कुछ हेडर फाइल्स के एग्जाम्पल बता देता हूं। इनमें से ज्यादातर वक्त पर हम लोग stdio.h का ही यूज करते हैं। जैसे कॉमनली यूज हेडर फाइल जैसे stdio.h, जो आज हमने यूज भी की है। दिस हेडर फाइल कंटेन्स द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शन। नॉर्मली इसके बाद हम इनपुट आउटपुट फंक्शंस लेते हैं, और यहां पर मैं कुछ एग्जाम्पल बताने की कोशिश कर रहा हूं। प्रिंटफ और स्कैनफ, प्रिंटफ से चीजें प्रिंट हो जाती हैं, और स्कैनफ के वाया हम कुछ इनपुट भी ले लिया करते हैं। हम स्कैनफ के वाया क्या ले लेते हैं बेटा, इनपुट भी ले लेते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सो आपको यहां पर कुछ पॉइंट्स में आपको बताते हुए चलता हूं, उसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। राइट, दिस वन, नीड ऑफ द हेडर फाइल्स। अभी प्लीज ये कुछ कॉमनली यूज्ड हेडर फाइल्स चल रही हैं, यहां पर नीड में आपको अभी समझा दूंगा, ये अलग से हेडर फाइल है। दूसरी कौन सी होती, conio.h। दूसरी वाली कौन सी होती है हमारे पास, conio.h।
दिस हेडर फाइल्स कंटेन्स द कंसोल इनपुट आउटपुट। कंसोल ना यूजर की स्क्रीन से रिलेटेड होता है। stdio.h के अंदर ये दो मेन मेथड है हमारे पास, printf और scanf। ऐसे ही मेरे पास बेटा ये एक conio.h करके हेडर फाइल होती है, इसके अंदर कुछ मेथड्स पढ़ाऊंगा आगे चल के, जैसे स्क्रीन को कभी साफ करना है, कभी स्क्रीन को होल्ड करना है, कोई करेक्टर अगर आपको इनपुट लेना है तो उसके लिए हमारे पास कुछ रेडीमेड यहाँ पर फंक्शंस होंगे। ऐसी जाने कितनी और हेडर फाइल्स हमारे पास होती होंगी, जैसे स्ट्रिंग से रिलेटेड, व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद लाइक सीक्वेंस ऑफ द लेटर्स, कोई मैथमेटिकल काम कर रहे हैं, कोई मेमोरी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, हर चीज से रिलेटेड अलग अलग हेडर फाइल्स होती है। सो आपसे कोई ये प्रश्न कर सकता है कि आखिर में हमें इन हेडर फाइल्स की जरूरत क्या होती है। बहुत सारे बच्चे तो थक जाते हैं यार, stdio.h याद रख सकते हैं, conio.h याद रख सकते हैं, बट सो मेनी हेडर फाइल्स भी हैव ना। तो कोई आपसे ये प्रश्न कर सकता था कि why we have so many header files, आखिर में हमारे पास इतनी सारी हेडर फाइल्स क्यों होती है, हमारे पास इतनी सारी हेडर फाइल्स क्यों होती है। तो उसका जवाब बस यही है कि चीजों को आपको स्ट्रक्चर्ड वे में अगर रखना है, with the help of the multiple header files we store the library function in the organized way। एक स्ट्रक्चर्ड वे में चीजों को हम रख लेते हैं। with the help of the multiple header files we store the library functions in the organized way, or I would say what, structured way। हम उन चीजों को किस तरीके से रख लेते होंगे बेटा, सिस्टमेटिक। हम उन चीजों को किस तरीके से रख लेते होंगे, सिस्टमेटिक तरीके से। सो ये कुछ कहानियां मुझे आपको इसके अंदर समझानी थी। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी शायद। सो हेडर फाइल का मैं आपको एक बार यूज बताने की कोशिश करता हूं। एक छोटा सा ये एग्जाम्पल दे रखा है, मैं चाहूंगा इसे आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। क्या दे रखा है वो मैं आपको अभी बताता हूं। अभी चल तो एक ही टॉपिक रहा है भाई, which is known as the need of the header files। तो यहां पर एक एग्जाम्पल दे रखा है बेटा, यहां पर एक एग्जाम्पल दे रखा है। ये एक बच्चे के उससे एग्जाम्पल से लेके चले हैं हम लोग। मैं इसकी हेडिंग को थोड़ा सेट करना चाहूंगा। नीड ऑफ द हेडर फाइल्स। समझो ये कोई टॉम नाम का एक बच्चा है। अब ये कोई ऐसा बच्चा है जो कि अपने मम्मी पापा से अलग रहता है, मान के चलिए यह कोई ऐसा बच्चा है जो अपने मम्मी पापा से अलग रहता है। तो जो बच्चे रूम लेके रहते हैं, आपने नोटिस किया होगा, उन्हीं को तो खाना बनाना पड़ता है, वही कुछ पार्ट टाइम ट्यूशन व्यूशन पढ़ाते हैं और उन्हीं को पढ़ाई करनी पड़ती है। तो ऐसा बच्चा जो खुद खाना बना रहा है, खुद ही जॉब कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, तो ऐसे लोगों की परफॉर्मेंस क्या होती है, थोड़ी सी डाउन हो जाती है। बट इसी के विपरीत एक ऐसा बच्चा भी होता है जो कि घर में रहकर पढ़ाई करता है। जो कहां रह के पढ़ाई कर रहा है बेटा, घर में रह के पढ़ाई कर रहा है, या उसके लिए सारी फैसिलिटीज है, मान के चलिए। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अलग अलग हेडर फाइल्स का यूज क्या है। आप उसका मतलब समझना। यहां पर क्या रहा, टॉम का काम तो बस पढ़ाई का है, इसकी मम्मी खाना बना के दे रही है, पिताजी जॉब कर रहे हैं, पैसा कमा के इसको दे रहे हैं, इसका काम बस पढ़ाई का ना। देखिए अब 3 लोग बट गए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये सारी चीजें एक ही हेडर फाइल में होती तो वो चीजें लेंदी हो जाती ना, चीजों को मैनेज करना थोड़ा कठिन हो जाता ना। अब देखो यहां पे जिस तरीके से बंटवारा हुआ है, ठीक उसी तरह से
तो फिर वहां पर बंटवारा हुआ है ना। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सो ये कुछ कॉन्सेप्ट मैंने इसके अंदर आपको बताया। टॉम इज लाइक स्टडिंग, वो टाइपो मिस्टेक है। सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि मतलब हर चीज के लिए अलग अलग हेडर फाइल का क्या सिग्निफिकेंस होता है। आप इस प्रोग्राम में देखना मैं क्या बता चुका हूं। अब आप मुझे इजीली बता सकते हैं कि सर पहली लाइन तो आपकी कमेंट थी, इसे प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव कहते हैं। ये वाली जो चीज है वो प्री प्रोसेसिव कमांड है। दिस इज द हेडर फाइल। हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से शुरू हो रहा है। void इज अ रिटर्न टाइप, यहां से चीजों की शुरुआत हो रही है। दिस इज द printf फंक्शन, और यहां पर आके इसे मैंने क्या करा दिया, क्लोज करा दिया। हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन तो मेन से ही शुरू हो रहा है ना भाई। और ये मेरा printf है, हेलो माय नेम इज व्हाट, डीडी। यहां से चीजों की शुरुआत हुई और यहां पर आके ये क्या हो गया, बंद हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सो आपको ये बात मैं बताना चाहूंगा कि इस पॉइंट को अब मुझे आपको void समझाना है। दिस वन, void एक रिटर्न टाइप होता है बेटा। void बेसिकली क्या होता है, एक रिटर्न टाइप होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द रिटर्न टाइप, जो ये इंश्योर करता है कि यह फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। void इज अ रिटर्न टाइप, राइट, जो ये इंश्योर करता है कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो लोग इसे कई बार प्यार से ब्लैंक रिटर्न टाइप भी कहते हैं। तो void इज अ कीवर्ड दैट वर्क्स एज अ रिटर्न टाइप एंड स्पेसिफाई दैट फंक्शन रिटर्न्स नथिंग। void is a keyword that works as a return type and specify that function returns nothing। और इसको लोग प्यार से इसीलिए कौन सा और कहते हैं बेटा, ब्लैंक रिटर्न टाइप। एक नोट लिखा हुआ है यहाँ पे कि ईच एंड एवरी फंक्शन डेफिनेटली हैज अ रिटर्न टाइप। चाहे वो फंक्शन कुछ भी रिटर्न ना करे भाई, चाहे वो फंक्शन कुछ भी रिटर्न ना करे, उसके बावजूद भी हम फिर भी वहां पर void रिटर्न टाइप का यूज करते हैं। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको यहां पर बता रखे हैं। जैसे ये मेरा मेन फंक्शन है, दिस इज माय व्हाट, मेन फंक्शन। मैं इसकी बात करूंगा आपसे। आपको मेन के बारे में थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा कि व्हाट इज ऑल अबाउट मेन। आखिर में ये मेन हमारा क्या होता है, इसके बारे में आपको समझाऊंगा। जैसे आपने ट्रेन में कभी इंजन देखा हो, आपकी ट्रेन कितनी भी लंबी क्यों ना हो, आपकी ट्रेन कितनी भी लंबी क्यों ना हो, बट उसमें इंजन का होना बहुत जरूरी है। किसका होना बहुत जरूरी होता है? इंजन का होना बहुत जरूरी होता है। अगर इंजन नहीं होगा तो वो चलेगी नहीं। सेम कॉन्सेप्ट इज इन सी। अगर प्रोग्राम के अंदर अगर मेन नहीं होगा, अगर प्रोग्राम में क्या नहीं होगा बेटा, अगर मेन नहीं होगा, तो आप ये समझ लेना कि प्रोग्राम कंपाइल तो हो जाएगा बट रन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन भी इसी से शुरू होता है। और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दैट। तो यहां पर मैंने एक नोट भी लिख दिया, आप इसे ढंग से पढ़ें। विदाउट मेन अ प्रोग्राम कैन बी कंपाइल्ड बट कैन नॉट बी व्हाट, एग्जीक्यूटेड। तो ऐसा कोई इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आपसे कर सकता है भाई, ये क्वेश्चन आपसे कोई कर सकता है कि बताइए कि अगर आपके पास कोई प्रोग्राम है और उसमें मेन नहीं है, मान के चलो, तो क्या होगा? तो प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा बट वो फिर क्या नहीं हो सकता बेटा, रन नहीं हो सकता। वो है क्या नहीं होगा, रन नहीं होगा। तो उसका सिंटेक्स कोई आपसे जानना जरूर चाहेगा कि एग्जैक्टली उसका सिंटेक्स क्या होगा। तो हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से शुरू होता है, यहां से ये इसकी स्टार्टिंग बताता है, और यह बेसिकली इसकी क्या बताएगा बेटा,
एंड समझाएगा। यह बेसिकली इसका क्या समझाएगा आपको, एंड समझाएगा। दैट्स इट। ये कुछ कहानी बताई मैंने आपको, ऐसे ही आगे कुछ और पॉइंट है। CLR SCR तो नाम का फंक्शन मैंने नहीं पढ़ाया है, बट मैं आपको समझाने के लिए बता दूं, जब जब हमें स्क्रीन को कभी साफ करना होता है, जैसे कोई आउटपुट की हमारी स्क्रीन है मान के चलिए, और उसको साफ करना हो, तो CLR SCR नाम का फंक्शन यूज करते हैं। इट इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन, और ये कौन सी हेडर फाइल में होता होगा बेटा, conio.header फाइल में। इसके बाद हमारी स्क्रीन साफ कर सकते हैं, यूजर की स्क्रीन। और एक सेमी कॉलन करके टर्म होता है, मैं आपको यहाँ पे बता दूं, देखो मैंने यहां लगाया है। हर स्टेटमेंट के बाद जिसे हम वहीं की वहीं टर्मिनेट करना चाहते हैं, वहीं की वहीं हम क्या करना चाह रहे हैं, उसे टर्मिनेट करना चाहते हैं, उस स्टेटमेंट के बाद हम लोग क्या लगा देते होंगे बेटा, सेमी कॉलन का यूज कर लेते हैं। इट डिनोट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट और द कंप्लीशन ऑफ द स्टेटमेंट। सबसे इंटरेस्टिंग अगर कोई चीज है तो विच इज द प्रिंटफ फंक्शन। अगर आज की क्लास में अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको ये आना चाहिए कि जब भी कभी हमें कुछ भी, जब भी कभी हमें कुछ भी अगर प्रिंट कराना हो, कुछ भी अगर क्या कराना हो बेटा, प्रिंट कराना हो, तो हमारे पास printf नाम का फंक्शन होता है। इट इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन, इट बिलोंग्स टू द stdio.h हेडर फाइल। इट इज यूज्ड टू print the content on the screen which is enclosed in what, double quotes। यह एक प्री डिफाइंड फंक्शन है भाई, जो कि कौन सी हेडर फाइल को बिलोंग करता है बताना, stdio.h को। इट इज यूज्ड टू प्रिंट द कंटेंट ऑन द स्क्रीन which is enclosed in the double quotes। जो कि प्लीज printf से हम क्या करा सकते हैं, कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। ये get ch वगैरह मैं आपको बता दूंगा। इसका जो मेन काम है भैया, इसका जो मेन काम है वो तो करेक्टर लेने के लिए होता है, बट नॉर्मली प्रोग्राम के एंड में इसे यूज कराते हैं। इससे हमारी स्क्रीन हॉल्ट हो जाती है। अभी मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं, आपको तो मैंने printf बताया। getch नाम का एक फंक्शन है जो कि conio.h हेडर फाइल का होता है, और इसके बाद हम स्क्रीन को क्या करा लेते हैं, होल्ड। बट इसका जो प्राइमरी यूज है बेटा वह है, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी यूज। इसके बाया हम कोई करेक्टर इनपुट ले रहे होते हैं, इसके बाया हम लोग क्या इनपुट ले रहे होते हैं बेटा, कोई करेक्टर इनपुट ले रहे होते हैं। सो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो शॉर्टकट्स वगैरह हैं ये तो टर्बो की हैं। मैं कल की क्लास में आपको टर्बो का इंस्टॉलेशन बताऊंगा। मुझे ऐसा लगता है वो सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया है, कल मैं आपको पक्का उस चीज को बताऊंगा, देन फिर आगे की चीजें और पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे, आप इसे थोड़ा सा एक्सप्लोर करें घर पे जाके। थैंक यू सो मच।